हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है कि एडुटेरिया का ये मैगजीन हम लोग कवर कर चुके हैं, ये वाला भी कवर कर चुके हैं, अभी ये वाला कर रहे हैं। इसमें जनवरी से लेके जुलाई लास्ट तक था। इसमें अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 था। तो हमने इस मैगजीन से अगस्त समझ लो जुलाई पूरा कर लिया था। इस मैगजीन से हमने अगस्त प्लस सितंबर प्लस अक्टूबर 2021 किया। उसके बाद इस मैगजीन से हम अभी नवंबर और दिसंबर करने वाले हैं। इस दोनों मैगजीन का हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया हुआ है, हिंदी प्लस इंग्लिश। इसमें सिर्फ हिंदी में आया है, फिर भी हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके हिंदी और इंग्लिश साथ साथ करवा रहे हैं। तो अभी वो मैगजीन तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं एमसीक्यू पे आते हैं। एमसीक्यू इसमें 800 है, प्लस 900 प्लस 750। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कितना, 2450 क्वेश्चन आ गया। तो इतना हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। बहुत क्वेश्चन रिपीटेड होगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत नहीं तो 10% तो रिपीटेड होगा ही होगा। तो हम उसको छाट देते हैं। मान लो हमारे पास 2300 क्वेश्चन बचा, तो इसको सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन और प्लस उसका आंसरशिप नहीं करने वाले हैं। हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के साथ कैसे याद करने का कोशिश करें, इंटरलिंक करने का कोशिश करेंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। तो हम इसमें एक करेंट अफेयर्स बनाते वक्त कई सारे करेंट अफेयर्स याद करने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ करेंट अफेयर्स के साथ हम लोग स्टैटिक को रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कई बार क्वेश्चन हमें नहीं आता है, तो क्या ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं बैकग्राउंड नॉलेज से, हमारा प्रीवियस नॉलेज जो भी हमने कलेक्ट किया उन सब से हो सकता है, वो भी देखेंगे। तो मैगजीन जो भी हम लोग कर रहे थे वो तो पूरा फ्री है, यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लेकिन जो अभी इसका एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं, डिटेल में करने वाले हैं, उसका एक वीडियो ये वाला तो आप देख लेना। उसके बाद जो बाकी वीडियो है वो हमारे पेड कोर्स का पार्ट है। चाहे आप कंप्लीट जीएस कोर्स लो या एमसीक्यू का एक अलग कोर्स ले लो, इसमें और भी क्वेश्चन हम ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। और भी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 2000 अलग से क्वेश्चन ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यू वाला कोर्स ही है, उसमें हम लोग टोटल 10,000 एमसीक्यू है, करंट और स्टैटिक मिला के। 40% करंट है, बाकी स्टैटिक है, ठीक है। और यह हमारा बीपीएससी सीडीपीओ का कोर्स है, उसमें भी इसको ऐड ऑन करेंगे। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज आप कर लेना। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये एक्चुअली हिंदी का है, इधर हिंदी है और इधर इंग्लिश है। इंग्लिश इसलिए ख़राब हो गया है थोड़ा सा इधर आपको, क्योंकि ये मैं अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते वक्त मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, ताकि इसको इंटरलिंक करने के लिए। आप देखो, जैसे आंसर तो इसमें हमें पता था, उसके अलावे बाकी ऑप्शन के साथ भी मैं कुछ कुछ करते रहता हूँ, जिससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे इसमें आंसर हमें पता है, उसके अलावे नासा का कौन सा है, इन सब का भी हम थोड़ा थोड़ा लिखते चलता हूँ, जिससे इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप लोगों को कैसे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि फ्रेंच के साथ यूएस भी जीता है, विलियम्सटन भी जीता है, ये सब भी मैं लिखते चलता हूँ। तो ये सब आपको भी ऐसे ही लिखना है, ऐसे नहीं कि बस इसका टिक लगा के कर लिया, ठीक है ना। टिक नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा। चलिए, इसमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना ऑर्बिटर, मतलब शुक्र ग्रह पे अपना ऑर्बिटर भेजा है। ऑर्बिटर का मतलब क्या होता है, जो ऑर्बिट करता है ग्रह के चारों तरफ, ऑर्बिट करता है। जिस तरह आपको पता है ना कि हम लोग चंद्रयान भेजे थे, चंद्रयान 2, उसके साथ ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था। तो आपको मुझे बस ये बताना है कमेंट सेक्शन में, लैंडर और रोवर का क्या क्या नाम था। ये आपको पता नहीं, ये दोनों काम नहीं किया था, ये अभी भी ऑर्बिटर काम कर रहा है। तो इनविजन जो है एक सैटेलाइट है, एक ऑर्बिटर है, ठीक है ना। इसको कौन सी एजेंसी ने अनाउंस किया कि वो भेजेंगे, अभी तक भेजा नहीं है। ये 2030 तक पहुंचेगी। कहाँ पे? वीनस पे, यानी शुक्र ग्रह पे, शुक्र ग्रह पे पहुंचेगी।
क्या हमारा भी कोई ऐसा मिशन है, हम भी सोच रहे हैं, भारत भी कोई सोच रहा है? हाँ, भारत भी ऐसा सोच रहा है। और भारत का जो नाम है उसका नाम है शुक्रयान। शुक्रयान, शुक्र आयन। ये भारत 2024 तक लॉन्च करने का कोशिश करेगा। और ये जो पहुंचेगा ना, जैसे मान लो इन्वेजन को भेजे, वो 15 महीने में तो पहुंचेगा वेनस के पास, 16वें महीने से क्या होना, ऑर्बिट करना शुरू कर देगा। तो क्या और भी कोई देश है, या पहले उस और भी देश से पहले करते हैं इसमें, इनको इन्वेजन वाले में यूरोपियन स्पेस एजेंसी तो बना ही रही है, लेकिन इसमें नासा उनका हेल्प भी कर रहा है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है। मेन उनका किनका काम है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ये याद रखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। तो क्या वेनस का जो वेनस जो सैटेलाइट है, शुक्र ग्रह, इनसे पहले भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कोई मिशन हुआ करता था? हाँ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का पहले ही एक मिशन था जिसका नाम था वीनस एक्सप्रेस, ठीक है ना। और ये बात करता था कि एटमॉस्फेयर पे रिसर्च करने की बात करते थे, वीनस के एटमॉस्फेयर पे। तो बाकी कोई देश का स्कीम है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, नासा का एक स्कीम है डेविंसी और एक है वेरिटास, डेविंसी और वेरिटास। उसके अलावा रसिया का है वेनेरा, वेनेरा है, जिसको वेगाज 1 और 2 भी बोलते हैं, रसिया का, ठीक है। उसके अलावा इंडिया का स्पेसक्राफ्ट हमें पता है, इंडिया की इनिशिएटिव तो पता ही है। और जापान का भी है, जापान स्टडी कर रहा है इस प्लैनेट को फ्रॉम सिंस 2015 से, 2015 से ही कर रहा है। क्या नाम है उनके स्पेसक्राफ्ट का? अकात्सुकी। बस ये स्टडी कर रहा है उसके एटमॉस्फेयर, जरूरी नहीं वहाँ पे ऑर्बिटर कर रहा है। समझ में आया ना? चलिए, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये पता होना चाहिए आपको, फ्रांस। टोटल 22 कंट्री है यहाँ पे। 1975 में इसको इस्टाब्लिश किया गया था, तो पहले में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फ्रेंच ओपन 2021, इसमें जो पुरुष वर्ग का मेल का सिंगल टाइटल्स कौन जीता, ये आपको बताना है। फ्रेंच ओपन, देखो जब हम ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं ना, तो ग्रैंड स्लैम में चार ट्रॉफी आती है। कौन कौन आती है? यूएस, फ्रेंच, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है ना। यूएस, फ्रेंच, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसमें से 3 ट्रॉफी यूएस वाले को छोड़ के, यूएस ओपन को छोड़ के, बाकी 3 ट्रॉफी नोवाक जोकोविच ने जीता। तो क्या यूएस वाले में क्या हुआ? यूएस वाले में फर्स्ट रनर अप रहे, यानी उप विजेता रहे, ठीक है ना, उप विजेता रहे। तो यूएस ओपन कौन जीता? यूएस ओपन जीता डैनिल मैंडेव ने, डैनिल मदेवदेव ने, देव। क्लियर? तो इतना क्लियर है ना, यानी एक यूएस वाले जीते, ये यूएस वाले जीता मदेवदेव ने, बाकी सब कौन जीता? बाकी सब नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से, क्योंकि पिछले बार एक एग्जाम हुआ था उसमें कंट्री का नाम पूछ लिया था, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो डैनिल किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? रसिया। तो समझ लो, रसिया और सर्बिया का दबदबा है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम लॉन्च किया है? 3 ईयर फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ज्वाइंट एग्रीमेंट लॉन्च किया है। यह है इजराइल के साथ। क्लियर? यहाँ पे बाकी जो देश है, जर्मनी के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर किस के लिए? प्लास्टिक वेस्ट को ओशन में न जाने देने के लिए। क्लियर? ये बात रख लें, प्लास्टिक वेस्ट को ओशन में न जाने देना है, इसको बचाने के लिए इन्होंने क्या किया है? एग्रीमेंट किया है, इंडिया और जर्मनी। क्लियर हो गया? तो इजराइल वाला आंसर हमारा हो गया, इजराइल आंसर है। युवा पीएम योजना एक किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? अगर आपको इसका बस फुल फॉर्म पता हो ना, युवा का फुल फॉर्म होता है यंग
अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। तो यानी इसमें क्या है कि ऑथर को प्रमोट करना है, कुछ ना कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ऑथर 30 साल से कम है, ऑलमोस्ट 30 साल से कम के ऑथर जिनकी उम्र 30 साल से कम है, 75 ऐसे ऑथर को क्या करते, चुनते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। ट्रेन कैसे करते हैं, पहले चुनते कैसे हैं, माई गॉव जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पे कॉन्टेस्ट होता है, ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट, वहीं से चुने जाते हैं। और 50,000 पर महीने 6 महीने तक इस ऑथर को दिया जाता है इस मेंटरशिप। यानी क्या किया जाता है, आपको चुने भी, उसके अलावा 50,000 पर महीने आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाता है, स्कॉलरशिप। ठीक है, ये बात इतना क्लियर है। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, एक नेशनल बुक ट्रस्ट है, ध्यान देना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल बुक ट्रस्ट, ये है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। एक बार एग्जाम में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी पूछ दिया था, ठीक है ना। युवा, देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आपको फंसा सकता था, हेल्थ के जगह पे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स वाला दे देता है, स्पोर्ट्स की जो वाली मिनिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा चांस होता है ये बी ऑप्शन लगा लेते लोग, ठीक है। सी डी में तो नहीं फंसते। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट has recently decided to commemorate the birth anniversary of which Indian politician as पराक्रम दिवस। हम सबको पता है सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है ना। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया उन्होंने, गठन पहले से था और उनको बढ़ावा दिया, प्रोविजनल गवर्नमेंट उन्होंने बनाई, ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे अंडमान और निकोबार में आइलैंड में 3 आइलैंड का नाम चेंज किया था इनसे रिलेटेड। उसके अलावा इन्होंने, जब इनका और गांधी जी का आइडियोलॉजी में मतभेद हो गया, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ के अपना एक अलग संगठन बना दिया, जिसका नाम रखे इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक, ये बात याद रखिएगा। चलिए, उससे अलावा यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, उन ऑप्शन को देख लेते हैं। और जो 23 जनवरी का जो इनका बर्थ एनिवर्सरी है ना, उसको अब क्या कर लिया गया है, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे का जो त्यौहार होता है, जिसमें 24 से पहले 26 तक होता था, अब 23 तारीख को इनका बर्थ एनिवर्सरी भी इसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन है, इनका एक फेमस राइटर है ब्रिटेन के, उन्होंने, जिनका नाम था चिरॉल, उन्होंने बोला था, वैलेंटाइन चिरॉल, इन्होंने बोला, इनकी किताब थी क्या, इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक जी को बोला गया फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। बाल गंगाधर तिलक लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के। इनकी 2 किताब है फेमस, किताब का नाम है, एक है महारथा और एक है केसरी। केसरी बुक आपको लगेगा किस में लिखा है, मराठी में। महारथा किताब इंग्लिश में लिखा गया हुआ, मैगजीन वगैरह आती थी, न्यूज़पेपर टाइम। वीर कुंवर सिंह हम सबको पता है, आरा से बिलोंग करते थे, जगदीशपुर के जमींदार थे, 1857 वाले रिवोल्ट में इंपॉर्टेंट रोल था। बाबा साहेब अम्बेडकर बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ये जो 7 मेंबर की कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके मेंबर थे। क्लियर, ये सब आप इनके बारे में याद रखिएगा। देखो, नेशनल यूथ डे 2021 का थीम क्या है, युवा उत्साह नए भारत का, युवा उत्साह नए भारत का। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर सिर्फ हम लोग इस MCQ को करके चले छोड़ दे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को, और अब 2022 वाला भी मनाया जा चुका है, ठीक है ना। 12 जनवरी को मनाया जाता है, किनके बर्थ एनिवर्सरी पे, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पे। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब डिक्लेयर किया कि मनाएंगे, 1984 में। याद रखिए, थीम क्या है इस बार का, पिछले बार का था युवा उत्साह नए भारत का, चलिए, लेकिन इस बार का थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल
इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड। ये जो फेस्टिवल होता है यूथ डे, वो किन किन के द्वारा मनाया जाता है? 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक है नेशनल सर्विस स्कीम NSS प्लस नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेहरू युवा केंद्र संगठन, इन दोनों के द्वारा मिलके बनाया जाता है यूथ डे। क्लियर? इस बार का थीम क्या है? इट्स ऑल इन द माइंड। और भी बहुत सारे स्कीम हैं, ठीक है ना, लेकिन हम थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1863 में 12 जनवरी को। इनिशियली शुरुआत में इनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता, नरेंद्र नाथ दत्ता। इन्होंने पूरी दुनिया को किस किस चीज का फिलॉसफी दिया था? वेदांता और योगा का। ये चीफ डिसाइपल थे किनका? किनके चीफ डिसाइपल थे? रामकृष्ण परमहंस के। एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। रामकृष्ण मिशन इन्होंने इस्टाब्लिश किया था 1897 में, जहाँ पे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होता है, कल्चर पे फोकस करते हैं। यानी रामकृष्ण परमहंस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, रामकृष्ण मिशन, कृष्ण मिशन अपने गुरु के नाम पे, ठीक है। उसके बाद इनका जो रामकृष्ण मिशन है उसका हेड क्वार्टर आपसे पूछा जाता है। हेड क्वार्टर एक्चुअली कहाँ पे है? बेलूर मठ में। बेलूर मठ कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल इसलिए बहुत एजुकेटेड लोगों की धरती मानी जाती है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए, तो इनके बारे में हम क्या क्या याद रखना है? नरेंद्र नाथ दत्त 1863 12 जनवरी को जन्म हुआ था। वेदांता और योगा पे बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे, बहुत ज़्यादा इनको प्रमोट किया था। इनका एक पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुआ था, वहाँ पे इनका 1893 में इनका जो भाषण था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। रामकृष्ण परमहंस के कृष्ण परमहंस के डिसाइपल कौन थे? विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन बनाया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वेलूर मठ में। कहाँ पे वेलूर मठ? वेस्ट बंगाल में। यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट? कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट बुक के राइटर का नाम है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा। क्लियर? आपको पता है एक किताब रवि शास्त्री ने भी लिखी थी, उनके नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स ऑफ माई लाइफ। उसी तरह सुरेश रैना की किताब है बिलीव, और भी लोगों की किताब है, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हो रामचंद्र गुहा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट से रिलेटेड भी कई सारी किताबें आई हैं, जब गावा में हराए थे उसके बाद की भी किताबें हैं टेस्ट क्रिकेट में। द फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाज इनॉग्रेटेड एट व्हिच स्टेट? देखो ध्यान देना, खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था? सब पहली बार ये हुआ था मेघालय में। क्लियर? मेघालय से रिलेटेड एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, इन्होंने नेशनल यूथ पॉलिसी लाए थे, ठीक है ना। देखो, एक ये तो हुआ सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हुआ था। एक स्पोर्ट्स होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये 2022 में कहाँ होने वाला है ये याद रखिएगा। 2022 में होने वाला है, फरवरी में जनरली होता है, भोपाल में होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, भोपाल में, ठीक है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिया। 9th नंबर क्वेश्चन है, विथ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली साइंड ए लोन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव वाटर ट्रांसपोर्ट? मतलब जल परिवहन को फोकस करने के लिए हाल में भारत ने किस संस्था के साथ
ऋण समझौता किया है कि भाई वो ऋण देंगे। तो भारत ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाती थी रिपोर्ट, हम बहुत आगे तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद इसमें एक न्यूज आई कि चाइना अपने डेटा को इंटरप्रेट करता है बहुत बार ताकि उसकी रैंकिंग ऊपर आए, फिर बिजनेसमैन उसके देश में जल्दी जल्दी आए, क्योंकि इसका मतलब यही है ना कि यहाँ बिजनेस करना आसान है। क्लियर। तो अब नेक्स्ट है, इसमें एक और टॉपिक है वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे आप वर्ल्ड बैंक का जो चेयरमैन है उनका नाम याद रखिएगा। जो WTO के चेयरमैन है ना, वो जितना भी एग्ज़ाम हुआ उन सब एग्ज़ाम में उनके चेयरमैन का, प्रेसिडेंट का नेम पूछा हुआ था। इवन UPPCS में भी पूछा हुआ था, ठीक है ना। उससे पहले भी कई सारे एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। तो नाम क्या था उनका? नाम था नागोजी ओकोंजो इविला। ये डायरेक्टर जनरल थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। सेम वर्ल्ड बैंक का भी याद कर लीजिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? फिलीपाइंस में, मनीला में। जापान के पास सबसे ज़्यादा शेयर है, फिर USA, जापान और USA के पास बराबर, फिर चाइना, फिर इंडिया। इसी तरह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक है AIIB, ठीक है, ये बात याद रखें। न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है जो कि ब्रिक्स बैंक जिसको बोलते हैं, ब्रिक्स बैंक में जो लेटेस्ट कंट्री सब शामिल होती जा रही है उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो ब्रिक्स में इन 5 के बाद जो नेक्स्ट मेंबर सबसे इम्पोर्टेंट शामिल हुआ, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, जो सबसे पहले हुआ शामिल इन 5 के बाद, BRICS के बाद, वो था बांग्लादेश, ठीक है। और संघाई में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, संघाई में। इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विथ BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर अवार्ड इन 2021? क्लियर। ये थी कोनेरू हम्पी, ये एक चेस प्लेयर थी, क्लियर। लेकिन ये जो अवार्ड था BBC इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स वुमेन, उसमें इनको सेकंड अवार्ड इनको मिला था। मतलब ये दूसरी बार जब अवार्ड दे रही थी ना इनको दी, पहली बार जब इन्होंने शुरू किया BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, तो पहली बार अवार्ड इन्होंने किसको दिया? PV सिंधु जी को, ठीक है ना। ये पहली वुमेन थी जो दो मेडल जीत चुकी है, किसमें? ओलंपिक में। पहली बार इन्होंने पिछले साल जीता था 2016 में सिल्वर मेडल, और इस बार ही ब्रॉन्ज मेडल, क्लियर। हिमा दास के बारे में आपको पता होगा। हिमा दास को एडिडास का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। मिताली राज, आप पता है ये अभी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली वुमेन है, ठीक है। चलिए, ऑन व्हिच रिवर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड? यहीं तक हम रहने देते हैं 10 क्वेश्चन, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे का, ठीक है। और ये मैं पब्लिक कर रहा हूँ, आप लोग बता दीजिए कैसा लग रहा है, और इसमें कुछ और ऐड ऑन करने का हो तो बता दीजिए। तभी जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, वो तो इसको देख ले ज़रूर, ताकि वो बता दे इसमें कुछ ऐड ऑन करना है, ठीक है। और ये जो है ना, इतना लिखा हुआ बस 1-2 सेट में मैंने लिखा था, क्योंकि बाकी मैं जल्दी में नहीं लिख पाया था, ठीक है ना। इसमें थोड़ा टाइम देके किया था इसीलिए। और ये 1-2 चैप्टर के बाद इसमें नहीं आएगा, 1-2 सेट के बाद ऐसा नहीं आएगा, उसके बाद ऐसे ही खाली मिलेगा। इवन ये टिक भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको लेना हो कोर्स तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए। अगर किसी को सिर्फ करंट अफेयर्स का लेना है तो भी कर सकता है। करंट अफेयर्स में देखो मैगजीन ऑलरेडी पूरा फ्री हम लोग करा रहे हैं, MCQ के लिए आपको पे करना होगा, क्लियर। तो MCQ में देख रहे हो कितना ऐड ऑन कर रहे हैं, क्लियर। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग कोशिश करेंगे। देखो इसमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको स्टैटिक से लिंक कर सके बहुत ज़्यादा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा उसमें भी हम करेंगे। जैसे यहाँ पे आया कि ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है ना।
यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में हमने किया, WTO के बारे में हमने किया, नहीं ऑप्शन था। ये सभी हम करेंगे धीरे धीरे और ज़्यादा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम ये भी सोचते हैं कि ज़्यादा टाइम भी ना लगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दे दें आपको। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।